ये बड़े सवाल हैं, जवाब तलाशते हैं इनका। हमारे साथ पैनल जुड़ा है, परिचय आपका करा दूं। प्रवीण अत्रेय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी बतौर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रजनीश चौधरी जी हैं, जो कि आरती प्रधान हैं। और हमारे साथ स्वामी इंद्र हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। सबसे पहला रिएक्शन मैं स्वामी इंद्र जी आपका ही चाहता हूं। किसानों ने मांगे मानी, जीटी रोड को तो खोल दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी की बात की जाए और सबसे ज्यादा समाधान की बात की जाए तो निगाहें किससे तलाश रही हैं अभी? आड़तियों की हड़ताल को खत्म होने को, या फिर सरकार सुनवाई करे इस बात को? कृष्ण जी देखिए, कल मध्य रात्रि को जो है हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सरकार वहां पिटीशन जारी करती कि सड़क खोली दी जाए। सरकार को मालूम है कि किसान किन मुद्दों को लेकर सड़कों तक आ पहुंचे। आप देखिए, स्वतः खुद हाई कोर्ट को मालूम है, संज्ञान लेना चाहिए हाई कोर्ट को। 2014 से हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में किसान एमएसपी को खरीद को लेकर कोर्ट में केस दायर किए हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में दायर किए हुए अलग किसान संगठनों ने, तमाम भारत में अलग अलग संगठनों ने, जितने भी किसान संगठन है, कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण में किसान गए हुए कि एमएसपी की खरीद की गारंटी आप लाएं। दूसरी बात, सरकार को ये ईमानदारी से बताना होगा, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि 80 करोड़ देशवासियों को अतिरिक्त अनाज दिया जाएगा, वो अनाज एमएसपी खरीद के द्वारा ही होगा। यानी कि जो राशन धारक जो लोग हैं, जो राशन कार्ड से लेते हैं, उन लोगों का अनाज है। ये अनाज उस गरीब गुरबे का अनाज है। ये पीआर का, पीडीएस का अनाज है। सरकार को चाहिए था कि इस अनाज की बर्बादी ना होने दे। अभी आपको पता है, पूरा विश्व के अंदर युद्ध चला हुआ है। आज पूरी दुनिया जो है त्राहिमाम कमाई कर रही है, लोगों को खाने के लिए जो है अनाज नहीं है। अभी खुद भारत सरकार ने कई राज्यों के अंदर गेहूं की उपलब्धता को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम अनाज लोगों को नहीं दे सकते। ऐसे के अंदर अब एकमात्र विकल्प आपके पास चावल बचा है। वो चावल हरियाणा प्रदेश की सड़कों पे, मंडियों में बिखरा पड़ा है, बरसात की मार झेल रहा है, खुले में पड़ा है। तो सरकार को चाहिए था, ये गरीब गुरबे का अनाज है, खुद स्वतः संज्ञान लेके सरकार इस अनाज को समय पर उठा ले। पर इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने कोई मुहूर्त निकाल रखा कि 1 अक्टूबर से खरीद जारी होगी। भैया, आपको तो खुश होना चाहिए, देश के किसान ने समय पर आपको अनाज लाके दे दिया, ताकि सरकार की जो अन्न की गारंटी योजना है वो लागू हो सके, वो सही तरीके से लोगों तक अनाज पहुंचाया जा सके। पर नहीं, सरकार एक द्वेष भावना से किसानों के साथ द्वेष रखती है, क्योंकि किसानों ने 13 महीने जो दिल्ली की दहलीज पे बैठकर आंदोलन लड़ा, उस देश के अंदर जो बात मनवाई सरकार से किसानों ने, जो गलत नीति सरकार लेके आई थी, उन्हें सरकार को वापस लेना पड़ा। बस वही सरकार को खटका हुआ है कि किसानों ने हमें हरा क्यों दिया। आत्रे साहब जवाब दीजिए एक बार इस बात का, बात के कि जब 1 तारीख से शुरू करनी है तो हफ्ते भर पहले क्यों नहीं वो शुरू हो सकती है? मैं बताता हूँ, देखिए केशव जी, मैं ये तो बताता हूँ कि 1 तारीख को ही खरीद जो 1 हफ्ता पहले क्यों नहीं होती, लेकिन उससे पहले देखिए, मुझे जब से मैं डिबेट कर रहा हूँ, जब से मैं एज ए प्रवक्ता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मैं बहुत कम मुझे ऐसा देखने को मिला कि कुछ लोग चर्चा में आते हैं और वो फकत झूठ का सहारा लेते हैं, स्पष्ट झूठ बोलना शुरू करते हैं। जैसे कि अभी हुआ हमारे यहाँ कि सरकार हाई कोर्ट गई कि हाईवे खोलने की इजाजत दी जाए। सरकार नहीं दी कोर्ट में, कल रात एक पीआईएल डली कोर्ट के अंदर, और पीआईएल कोई भी देश का नागरिक डाल सकता है। पहली करेक्शन। दूसरी करेक्शन कि कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम गेहूं नहीं लोगों को दे सकते। जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना है, केंद्र सरकार की है। जो गेहूं और धान की एमएसपी पे खरीद होती है, वो भी केंद्र सरकार करती है, कोई प्रदेश सरकार नहीं करती। किसी प्रदेश सरकार के पास अपना गेहूं का स्टॉक नहीं होता, वो केंद्र सरकार का होता है और केंद्र सरकार ही प्रोवाइड करती है। तो किसी राज्य ने हाथ खड़े कर दिए, हम गेहूं नहीं दे सकते, ये एक बहुत बड़ा सफेद झूठ। इसके अलावा अब विषय आ जाता है कि क्यों खरीद नहीं हो सकती। देखिए, जब भी खरीद की तिथि, हालांकि खरीद की तिथि घोषित करती है केंद्र सरकार, क्योंकि ये खरीद केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकारें तो बतौर मिडलमैन, या यूं कहिए बतौर एजेंसी, जो प्रदेश सरकार की एजेंसियां हैं, वो एज ए मिडलमैन इस खरीद को करती है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार की खुद की एजेंसी भी करती है। अब केंद्र सरकार में जो कृषि एक्सपर्ट है, वो मौसम की स्थिति को देखते हुए तिथि घोषित करते हैं कि कब तक अनाज पक के
तिथि की घोषणा कर देते हैं कि हम 1 अक्टूबर को अनाज की खरीद करेंगे, धान की खरीद करेंगे। अब वो जो धान की खरीद की तिथि की घोषणा 1 तारीख को, पिछले साल भी 1 तारीख को हुई थी, 1 अक्टूबर को। एक बार ऐसा हुआ था कि धान जो एक्सपर्ट थे उन्होंने देखा कि धान की पकाई जल्दी हो जाएगी, जल्दी पक जाएगी, तो 25 सितंबर को भी उन्होंने खरीद की घोषणा की। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर समय से पहले खरीद की तिथि घोषित कर दी तो धान में मॉइस्चर होता है, नमी होती है बहुत ज्यादा। जब नमी वाला धान मंडी में आता है तो उसकी खरीद में दिक्कत होती है, क्योंकि सरकार के नॉर्म्स फिक्स हैं कि 17% धान जिसमें नमी है वहां तक सरकार खरीदेगी, 15% 17, ऐसे नॉर्म्स बने हुए। तो अगर धान में नमी ज्यादा होगी तो वहां पे खरीद में दिक्कत आनी शुरू होती है। और दूसरी चीज, हमारे यहाँ 1509 जिसको हम बासमती भी कह देते हैं, उसकी रोपाई होती है। कुछ किसान उसकी रोपाई करते हैं जो मात्र 60 दिन के अंदर, जिसको सट्टी बोल देते हैं, जो 60 दिन में पक जाती है। ऐसी धान मंडियों में पहले आती है। लेकिन जिस धान की खरीद सरकार एमएसपी पे करती है वो धान 1 अक्टूबर में थोड़ा जल्दी है एक्चुअली, तो वो 4 या 5 अक्टूबर के आसपास आना शुरू होती है, क्योंकि उसकी जो पकाई का समय है वो ज्यादा होता है। लेकिन पीछे क्या हुआ कि कुछ हाइब्रिड धान आना शुरू हुआ। जो हाइब्रिड धान का पकाई का समय 74 दिन से लेकर 80 दिन के करीब का रहता है, तो वो 1 अक्टूबर को मार्केट में मंडी में आ जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। इसलिए वो 1 अक्टूबर की तिथि घोषित करते हैं। ये कारण होता है कि किसी खरीद की तिथि घोषित करने का। मान लीजिए सरकार अत्रे साहब, वो किसान जो कि पहले अपनी फसल लेकर मंडियों में आ रहे हैं उनमें जागरूकता की कमी है, ऐसा कहा जाए? जागरूकता मैं बताता हूँ। नहीं, जो 1509 है जिसका मैंने जिक्र किया, सच्ची जो 60 दिन में पक जाती है, वो एक्चुअली बासमती है, उसकी खरीद सरकार नहीं करती। सरकार करती है मोटे धान की खरीद एमएसपी से। जो ये 1509 जैसी किस्में हैं, ये प्राइवेट व्यापारी करते हैं इसकी खरीद, या राइस मिलर करते हैं इसकी खरीद, या जो धान के एक्सपोर्टर्स हैं वो करते हैं इसकी खरीद। और ये 60 दिन में पक जाती है, इसलिए ये समय से पहले ये मंडियों में आना शुरू होती है, लेकिन वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। सरकार इसकी खरीद नहीं करती, इसलिए सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन अभी जिस तरह से मौसम चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, यहाँ पे कृषि किसान नेता बैठे हैं, वो ये बात क्या नहीं जानते कि इस मौसम की वजह से अभी तो कंबाइन ही नहीं लग सकती, कटाई नहीं हो सकती। और अगर मान लीजिए आज बारिश बंद हो जाती है तो 5-6 दिन लग जाएंगे उस धान की कटाई लगने में, उसका मॉइस्चर जो है वो लेवल पे आने में। तो मेरा केवल ये कहना है कि ये बार बार जो एक बात के सरकार ने जो है खरीद पहले करनी चाहिए, तो किसान के लिए तकलीफ नुकसान में चीज है। अगर सरकार मान लीजिए 20 तारीख घोषित कर देती है कि हम 20 से खरीद करेंगे, और 20 से खरीद किस चीज की करेंगे? जब धान ही नहीं आएगा तो खरीद किस चीज की करेगी सरकार? ठीक। और अगर मॉइस्चर वाला धान आएगा तो वो किसान के लिए तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, मैं रजनीश जी से इस बात का एक बार जवाब लेता हूं, फिर मैं वेद प्रकाश जी के पास भी आऊंगा। सर एक कमेंट सबसे लूंगा, उसके बाद आऊंगा डिबेट पर। मैं रजनीश जी, अगर इस पर्टिकुलर टाइप की वैरायटी का खरीद सरकार नहीं करती है तो फिर आड़ती जो है, प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इसकी खरीद करेंगे। अब समस्या तो अल्टीमेटली किसानों को ही हो रही है, तो धरना, आंदोलन, प्रदर्शन जो है ये इसकी मुख्य वजह है। केशव जी, मैं आपको पहले तो जानकारी देना चाहूंगा जी कि जो सरकार है उसकी बुआई जो करती है वो 15 जून से शुरू करती है इसकी जीरी की, और अगर 15 जून से इसकी जीरी की वो शुरू करे, रुपये शुरू करे, तो ये 90 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, जो 15 सितंबर है। हमने सरकार को लिख के भी दिया है, की बार भी दिया है, पिछली बार भी दिया था कि इसकी खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए ताकि किसान की फसल बिक सके। और जो अत्रे जी बोल रहे हैं कि अभी नमी होती है, वो होती है, इसमें अगर जो किसान है सुखा के लाएगा और ये मंडी भी जो है आड़ती सुखा के देगा उसको, उस जो फसल है सुखा के देता है। और मैं इनको बताना चाहूंगा, इनको कागजों की नॉलेज तो बहुत होगी, लेकिन इनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि ये कहते हैं कि 60 दिन में पक्के तैयार होती है, उसको साठी बोलते हैं, उसको साठी बोलते हैं, लेकिन कोई भी जीरी 60 दिन में पक्के तैयार नहीं होती, 90 दिन लगती है ये। और जो आपने बात की ये प्राइवेट की, ये 1509 है, 90 दिन लेती है। पर दोबारा पूछिए, दोबारा क्लियर कीजिए जी। 1509 क्या 90 दिन में पक्के? 1509 90 दिन लेती है साहब। मैं जी आपने ज्ञान का मुझे आपने धन्य कर दिया मुझे ज्ञान देके, आपने धन्य कर दिया मुझे ये ज्ञान देकर। 60 दिन में कोई जीरी तैयार नहीं होती। मैं रजनीश जी आपने मुझे धन्य कर दिया। अगर 15 बोलते तैयार होती है तो मैं धन्य हुआ ये ज्ञान प्राप्त करके। यार मैं तो धन्य हो गया, आपने एक नई जानकारी दी मुझे।
मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। चलिए अत्रे साहब, मैं वेरीफाई कराऊंगा इस चीज को, क्योंकि वो आड़ती हैं, उनका फसलों से ही खेलना है सुबह से शाम तक का। भाई उनकी भी चीजों को नकार नहीं सकते। लेकिन मैं दूंगा, देखिए वो आदमी है, लेकिन मैं किसान, खेती करने से मेरा संबंध है, ये अंतर है। ठीक है, मैं वेरीफाई करा लेंगे इस बात को ना। अरे मैं भी खेती करता हूँ, मेरे को भी पता है। आप खेती करते हो, मैं भी खेती करता हूँ, और मैं भी खेती, मेरे को 60 दिन में कोई भी चीज तैयार हो जाती है। आप किसी एक चीज का नाम बता दीजिए, 60 दिन में तैयार होता हूँ। रजनीश जी गुस्सा ना हो, पीआर कितने दिन में पकती है? पीआर कितने दिन में पक जाती है? 90 दिन से कम कोई प्यार नहीं पकती। मतलब 1509 दिन से कम कोई प्यार नहीं पकती। 60 90 दिन में तैयार होती है प्यार। 60 क्यों कहते हैं उसको? अरे 60 इसको 60 बोलते हैं, इसको बोलते 60 है, लेकिन 90 दिन से कोई तैयार नहीं होती है। जीके टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग। रजनी जी रखिए अपनी बात, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको पता ही नहीं है, हो सकता है कि मुझे जानकारी मिलेगी। राजनीति करते हैं, आप लोगों को बोलते हैं, गुमराह करते हैं, आप कुछ नहीं करते आप। बोल रहे हैं इस टाइम, पक्का भी झूठ बोल रहे हैं आप इस टाइम। नहीं अत्रे साहब, ये मैं चेक कर पा रहा हूँ। एक सेकंड सर, ये मैं चेक कर पा रहा हूँ। ये पूसा, ठीक है सर, एक सेकंड। जो मैं चेक कर पा रहा हूँ डेटा के अकॉर्डिंग, ये पूसा नहीं कहा है। रजनीश जी 1509 मंडियों में आ रही है। रजनीश जी मैं एक बार क्लियर कर दूं। एक किसान भाई बैठे थे, वो ये कह रहे थे कि हमारी 1509 आ गई है, लेकिन हरियाणा में खरीद नहीं हो रही है, मजबूरी में हम पंजाब। ठीक है, अभी ये 60 और 90 दिन वाला कंफ्यूजन जो है, पहले इसे तो ठीक कर लें। एक सेकंड सर, ये 60 और 90 दिन वाला कंफ्यूजन है, इसे ठीक कर लेता हूँ। रजनीश जी सुनिए तो सही। रजनीश जी आप ही के फायदे की बात है, सुनिए तो सही। ठीक है, ये पूसा की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है आफ्टर सोइंग द वैरायटी इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 85 to 90 डेज। 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है 1509 वैरायटी, ये कहा गया है। अत्रे साहब देखिए ऐसा, मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पे इंद्र जी भी बैठे हैं, स्वामी इंद्र, इनसे पूछिए जो 60 धान लगता है वो कितने दिन में पक के तैयार होता है। चलो हो सकता है कि रजनीश जी ने नई जानकारी दी, और मैं थोड़ी अपनी जानकारी बता देता हूँ। इंद्र जी ने पूछिए, किसान है, पूछिए कितने दिन में 60 पक्के आती है। जो बासमती 60 जो पक्के आती है, कितने दिन में पक्के आती है? इंद्र जी बता देंगे आपको। स्वामी जी आप बताइए। 65 दिन हो सकते हैं, 65 दिन हो सकते हैं, लेकिन 90 दिन नहीं लगते उसको, 90 दिन नहीं लग सकते। ठीक है, 60 दिन में कोई फसल तैयार होती है? भाई मैं गूगल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात कर रहा हूं। मैं बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आपको मैं आप लोगों को गुमराह करते हैं। मैं पूछ लेता हूँ, मैं स्वामी इंद्र जी से पूछ लेता हूँ एक बार ना। एक मिनट। हाँ जी देखिए, अगर मैं अत्रे जी की बात को मानूं और इनकी बात को फूल माला चढ़ाऊं, तो अत्रे जी को अपनी सरकार को सिफारिश कर देनी चाहिए कि 15 सितंबर नहीं, उससे पहले 15 अगस्त से किसान की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इनके मुताबिक 60 दिन में तैयार होती है। अगर मैं रजनीश जी की बात मानूं, क्योंकि वो हमारे आरती एसोसिएशन के चेयरमैन है, और वो लगातार किसानों की बात को उठाते हैं, आड़तियों की बात उठाते हैं। वो खुद किसान है, उनसे मैं मिला हूं करनाल में जाके कई दफा, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पूसा की रिपोर्ट है, तो हालात है खेती के, क्योंकि किसान लगाने में आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मजदूर नहीं मिल पाता, कई बातें होती हैं, तो ये 90 दिन लग जाते हैं प्रोसेस के अंदर। तो सरकार को चाहिए, अगर सरकार के पास आंकड़े वाकई में किसान हितैषी हैं, तो 60 के हिसाब से ही आ जाएं आप। तो क्यों नहीं आप 15 अगस्त से किसान की परचेज शुरू कर देते हैं? ठीक है, मैं रजनीश जी केवल एक आंसर मैं आपसे चाहूंगा। आपकी बात ऊपर रख लेते हैं कि 60 दिन में शुरू हो जाती है, 60 दिन में फसल जो है पककर मंडियों में आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब सरकार तो इसे खरीदती नहीं है, खरीदती तो प्राइवेट लोग ही हैं। तो सरकार पर कैसे इसका ठीकरा फोड़ा जा सकता है? हम सरकार पे ठीकरा ये बोल रहे हैं कि जो इन्होंने हमारी कमीशन कम की है 2.5% से, जो इन्होंने फिक्स कर दिया 46 रुपए। 27 साल पहले चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी और बीजेपी उसकी सहयोगी पार्टी थी, इन्होंने हमारी 2.5% कमीशन की थी और 27 साल के बाद कम कर दी। कहाँ का इंसाफ है ये? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। नहीं वो तो ठीक बात है, लेकिन क्या इसकी भरपाई किसान ही करेंगे? और ये कहते हैं ना भाई रजनीश जी, क्या फिर इनकी भरपाई क्या किसानों से करेंगे? ये कहते हैं कि हम ई नेम से फसल लेंगे, ये कहते हैं हम ई नेम से फसल लेंगे, तो ई नेम से हम खरीद। सर वो दूसरे पॉइंट्स हैं, मैं उन पर भी आके बात करूंगा, मैं उन पर भी आके बात करूंगा, मैं आपके सवाल उनसे भी पूछूंगा। लेकिन अभी मेरा सवाल ये है कि जिस 1509 की खरीद सरकार करती नहीं है, तो उसकी खरीद करेगा कौन?
उसकी खरीद ये ई नेम से करेंगे। इनके जो केरला में बैठे हैं कहते हैं ये बंगाल का आदमी लेगा, कभी कहते हैं ये तमिलनाडु का आदमी जहाँ पे जीरी रहेगी वहां पे लेगा, तो ई नेम से कराओ। मतलब सार ये हो गया कि किसानों का अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, आड़ती कोई जिम्मेदारी बीच में नहीं ले रहे हैं जो पारंपरिक रिश्ता रखते हैं किसानों के साथ। नहीं, सरकार ई नेम लागू करेगा ना। फिर अब ये कहते हैं कि बाहर का आदमी लेगा, किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे, तो ये कर ले ना। अब तो फ्री है, वेद प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। ये फ्री है, ये कर ले, हमें पता लग जाएगा कैसे खरीद होती है। ठीक है वेद प्रकाश जी, माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा देर से आपके पास आ रहा हूं, रखिए सर अपनी बात। केशव जी, आप देर से नहीं आ रहे, मुझे लगा शायद आपने मेरी शक्ल देखने के लिए ही बुलाया, क्योंकि आपके कार्यक्रम में केवल 5 मिनट बचे हैं, खत्म। ना सर, मैं 1 घंटे का करूंगा। मैं आपके पास देर से आया हूं, मैं 1 घंटे का प्रोग्राम करूंगा, आपको थोड़ा और समय दे दूंगा। मैंने इसलिए माफी मांगी क्योंकि एक वो पॉइंट बीच में फंस गया था। लेता हूं। हाँ। मुझे मालूम नहीं था, मैं मान रहा था। जी। अब बात सबसे पहले तो चाहे हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया हो या कोई पीआईएल लेकर गया हो, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से बात करने के बाद हड़ताल काटना ही सरकार के लिए शर्मनाक था। जो बात सरकार और प्रशासन किसानों से खुद मिलकर तय कर सकता था, उसमें किसी भी स्थिति में हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। पर अच्छी बात है कि वे किसान मान गए, सरकार मान गई और दोनों के बीच में समझौता हो। अब आप धान पर आ जाइए, फिर मैं बाजरे पर आऊंगा। पिछले 5-6 सालों से ये हर साल का रोला है कि भाई धान और बाजरा 15 सितंबर से शुरू हो या 20 सितंबर से शुरू हो या 1 अक्टूबर से शुरू हो। ये लगभग 40-50 साल की परंपरा है। हरियाणा का, जहां तक मैं जानता हूं, फसलों की खरीद 1 अक्टूबर से होती है। परंतु जो एक नई वैरायटीज आई है धान की, जो पहले तो धान की बिजाई जुलाई में होती थी, अब नई वैरायटी आने से वो जून में 15-20 जून में हो जाती है। और पूसा की रिपोर्ट बताई, यही मेरी रिपोर्ट है, 85 दिन के अंदर वो पककर तैयार हो जाती है। उस हिसाब से सरकार यदि 15 या 20 सितंबर से धान की खरीद शुरू करे, मान लो जो अत्री जी की बात भी सही है, कुछ नमी होती है, वो ना करे, पर यह अफरा तफरी खत्म हो सकती है। तो ये जो पुराना रवैया है, अत्री साहब तो ये कह रहे हैं ना कि हम तो खरीदते ही नहीं है, 15 जिलों में तो सरकार खरीदती नहीं है। मैं जो सरकार धान खरीद रही है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, वो तो 1 अक्टूबर के बाद ही कराएगी भाई। हाँ, उसकी मैं कह रहा हूँ कि वो ये छोटा सा कंफ्यूजन है। उनका ये कहना है कि जो सरकार खरीदेगी वो 1 अक्टूबर के बाद ही आएगी, उसको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। अभी जो पहले आ रही है वो हम खरीदते ही नहीं है। नहीं, वो ये भी ठीक कह रहे हैं, ज्यादा मात्रा में वही आती है जो सरकार नहीं खरीदती। वो सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात को गलत नहीं बता रहा, पर कुछ आ जाती है। दोनों कुछ जो एडवांस बो देते हैं वो आ जाती है, शुरुआत हो जाती है, वो ज्यादा नहीं होती। मैं सहमत हूं इस बात से, पर मैं कहा इस विवाद को खत्म करने के लिए तैयारी कर दो। अगर धान नहीं आई ना खरीदेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब यही बाजरे की स्थिति है। अब जो दक्षिणी हरियाणा के अंदर जो बाजरा उत्पादन होता है वो और क्षेत्रों की तुलना में पहले बो दिया जाता है, तो हमारा बाजरा 10-15 सितंबर के आसपास मंडियों में आ जाता है, और जो खरीद होती है वो 1 अक्टूबर से होती है, और तब तक किसान परेशान रहता है। अगर दोनों खरीद पहले कर दी जाए, बाजरे की तो कई बार 25 सितंबर कर देती है सरकार, पर अगर दोनों पहले कर दिया जाए तो ये अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं, मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं ये अच्छी बात है अगर पहले शुरू कर दी जाए। अब अगली बात, अब बाजरे की खरीद का कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बाजरे की खरीद करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री के ट्वीट पर भी लिखा था कि अच्छी बात है आप बाजरे की खरीद करेंगे, पर कृपा करके ये तो बता दीजिए कि आप भावांतर के तहत खरीद करेंगे या आप सीधी खरीद करेंगे, और सीधी खरीद करेंगे तो कितनी करेंगे। अब आपने अच्छा किया जो धान का 22 से आपने 28 से 30 कर दिया, क्योंकि उत्पादन बढ़ गया। उसी तरह बाजरा आप 8 क्विंटल खरीदते हैं, उसका भी कम से कम 10 से 12 क्विंटल खरीद होनी चाहिए। तो समय के साथ और परिस्थितियों के साथ जो बदलाव हो रहे हैं कृषि के अंदर, और जो नई नई वैरायटीज आ रही है, वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, जिससे किसान का उत्पादन बढ़ रहा है, उसके साथ भी सरकार को चलने की जरूरत है। ठीक है। अब आढ़तियों की हड़ताल से निश्चित रूप से
भारी किसान को परेशानी हो रही है। अब चाहे बाजरा था चाहे धान था जो सरकार नहीं खरीदती, पर वो बह तो गया, किसान का तो नुकसान हो गया। अब सरकार ने कहा अच्छी बात है, हम पर्ची काट देंगे धान की और भैया खरीद लेंगे, पर पर्ची 1 से काटेंगे। आप कोई बात नहीं, वो आपकी व्यवस्था है, आप 1 तारीख से पर्ची काटो, 5 से काटो। अगर किसान की आप खरीद लेते हो तो किसान को राहत मिलेगी। अगर यही राहत आप बाजरे में भी दे दो तो बहुत अच्छी बात है। पर जब सरकार के खिलाफ आंदोलन होते हैं तो सरकार इन बातों को मान लेती है, और बिना आंदोलन, जहां किसान ताकतवर नहीं होता, जो आंदोलन नहीं करता, उनकी बात नहीं मानती। अब दक्षिणी हरियाणा का किसान संगठित नहीं है, वो आंदोलन नहीं कर पाता, उनकी बात नहीं मानता। अब जिस तरह हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से आपने किसानों से बात कर आपने वार्ता का हल निकाल लिया, वैसे ही मेरा आत्रे जी से भी और सरकार जी से, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, आरटीओ से भी आप चर्चा कर लीजिए। और चर्चा करोगे आप और बिना शर्त, बिना अहंकार बैठोगे तो 1-2 बात करोगे तो निश्चित रूप से हल निकल जाएगा और सभी को इससे लाभ होगा। ठीक है, मैं एक सवाल रजनीश जी का ले लेता हूं, उनका सवाल था, फिर मैं अत्रे साहब आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। रजनीश जी रखिए फटाफट अपनी बात, पूछिए सवाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार धान खरीदती है वो 26 वैरायटी है, जो वो 90 दिन में 85-90 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, उसकी खरीद जल्दी शुरू हो सकती है। जो ये कह रहे हैं ना 1 अक्टूबर से पहले कोई धान नहीं आती, तो वो 15 सितंबर से शुरू हो सकती है उसकी खरीद, कोई दिक्कत नहीं होती है, सूखी आती है, अच्छी आती है बल्कि वो। कौन सी वैरायटी बताई आपने, मैं स्पेसिफिकली पूछ पाऊंगा उनसे। 26 होती है वो, 26 और वो जल्दी पके, वो मंडियों में आजकल वही आ रही है, इस टाइम जो मंडियों में आ रही है वो 26 ही आ रही है वो। अत्रे साहब फिर से गेंद आपके पाले में। ये ऐसा है, चलिए कम से कम रजनीश जी ने ये बात तो मानी कि जो अभी वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई, इंद्र जी ने मोहर लगाई, अब वो इस बात पे आ रही है कि जो हाइब्रिड धान है जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, उसको हाइब्रिड धान भी कहा जाता है। वो एक नई किस्म है धान की जिसकी यील्ड बहुत अच्छी होती है। वो धान जो है, अरे यार बहुत समस्या आपकी। सुनिए अब सुन लीजिए, जिसकी यील्ड, अरे सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए प्रभु। हाइब्रिड धान जो है उसकी यील्ड है, और वो कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें 1 अक्टूबर से पहले कई जगह पे उस धान की आवक हो सकती है, बशर्ते मौसम उसको सपोर्ट करे। लेकिन अभी हम खुद देख रहे हैं केशव जी कि पिछले 4 दिन से मौसम की क्या परिस्थिति थी और 10 तारीख से पहले मौसम की क्या परिस्थिति थी। जिन चीजों को लगातार रजनीश जी यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। मान लीजिए किसान आज क्या धान ला सकता है? नहीं ला सकता। जो धान की आवक 18 तारीख से पहले मंडियों में हुई है, उसमें बड़ी तादाद जो पतला धान, बारीक धान है जिसकी सरकार खरीद नहीं करती, उसकी आवक हुई है। और वो भी बहुत थोड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हुई, लेकिन उसकी आवक हुई है जिसकी सरकार खरीद नहीं करती। अब हमें समझना पड़ेगा, लेकिन पहले विद्रोही जी की 2-3 आशंकाएं थी, उनको समाधान करें। एक तो विद्रोही जी ने कहा था कि हाईकोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था। देखिए ऐसा है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस आई हुई हैं कि कोई भी हाईवे नहीं रोक सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शन दी हो तो एक कानून का रूप होता है वो, तो कहीं ना कहीं कोई पीआई में गलती है, उसका हवाला देते हुए कोर्ट से वो रिलीफ मांगता है। स्वाभाविक है, कोर्ट की छोटी इसलिए है कि वो जनता की बात को सुने। अगर किसी को कोई परेशानी है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट को इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। विद्रोही जी आऊंगा, दूसरा उन्होंने कहा कि बाजरे की खरीद क्या भावांतर भरपाई योजना के तहत करोगे? देखिए मुझे लगता है विद्रोही जी को भावांतर भरपाई योजना को समझना पड़ेगा। भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार को खरीद नहीं कर देती। अगर सरकार कह रही है कि हम खरीद करेंगे, मतलब भावांतर भरपाई योजना का उससे कोई लेना देना। भावांतर भरपाई योजना ये है कि जो एमएसपी भावांतर भरपाई योजना में सरकार ने किसी फसल की, किसी सब्जी की निश्चित कर दी। उदाहरण के तौर पे आलू का दाम कर दिया 6 रुपए, लेकिन किसान मंडी में जाके जब बेचता है उसका बिकता है वो 4 रुपए। तो सरकार ने दाम फिक्स किया है 6 रुपए। तो जो अंतर है 2 रुपए का भावांतर, भाव का अंतर, वो सरकार देगी किसान को। मतलब सरकार किसान को पूरा 6 रुपए ही मिले, ये इस योजना का प्रयोजन है। इसलिए इस योजना के तहत खरीद नहीं होती, डिफरेंस दिया जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बाजरे की खरीद करेंगे, माने खरीद करेंगे, उसका भावांतर भरपाई से कोई मतलब नहीं है। पहले ये समझना होगा विद्रोही। अब बात आती है कि ये देखिए आप केशव जी, एक तरफ आरती भाई कहते हैं जी साहब हम हड़ताल पे हैं। क्यों हड़ताल पे हैं? क्योंकि सरकार ई-नैम पोर्टल के जरिए बारीक धान को दिखवाएगी, खरीद करेगी। देखिए सरकार ने कोई खरीद नहीं करनी है, बारीक धान सरकार नहीं खरीदती। सरकार मोटा धान खरीदती है, वो एमएसपी के जरिए खरीदती है। पहले की तरह जो प्रणाली है उसी के तहत खरीदेगी। ये जो ई-नैम का हवा खड़ा किया जा रहा है बार बार, जिसका जिक्र नहीं कर रहे थे,
एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म सरकार ने दिया किसान को भी, व्यापारी को भी, कि वो जो सरकार किसान डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जो नए नए प्रयोग करते हैं, नई नई अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं या अलग अलग तरह की सब्जी उगाते हैं, उनको अपना माल कैसे बेचना है, उनको माल बेचने में आसानी रहे, सुविधा रहे, उसके लिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया। और वो प्लेटफॉर्म है ई-नैम पोर्टल, जिसका एमएसपी की भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। उस प्लेटफॉर्म का फायदा व्यापारी भी उठा सकता है, उस प्लेटफॉर्म का फायदा किसान भी उठा सकता है, और अगर ना उठाना चाहे तो उसकी मर्जी है, तो ना उठाए। अरे भाई बीच में ना बोलो यार, क्यों परेशान हो जाते हो? अरे क्यों परेशान हो जाते हो? बीच में बोलना शुरू कर देते हो यार आप। उस प्लेटफॉर्म का केशव भाई ये समझना बड़ा जरूरी है कि लगातार, अरे भाई क्यों बीच में बोलते हो यार? कब समझ में आएगी आपको? आप अपनी बारी में बोल लेना, आपको कौन रोक रहा है? खुल के बोलना जो बोलना है आपने। तो उस प्लेटफॉर्म के लिए जो हवा खड़ा किया जा रहा है, जो झूठ बोला जा रहा है, जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है। चाहे तो व्यापारी उसका लाभ उठाए, चाहे तो किसान उसका लाभ उठाए, चाहे तो ना उठाए, कोई बाध्य थोड़ी है उसका लाभ उठाने के लिए। ठीक है। लेकिन उसका हवा खड़ा करके भ्रम पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वो बड़ी विचारणीय है। ये तो एक प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो उपयोग करो, चाहो तो ना करो। अत्रे साहब, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है सभी के लिए, चाहे वो आड़ती हो, चाहे किसान हो, चाहे फिर सरकार हो, वो ये है ना कि जो 1509 लेकर जो मंडियों में अभी आए हैं, जिसको आप मना कर रहे हैं कि सरकार नहीं खरीदती है और आड़ती कह रहे हैं कि वो ई-नैम के तहत वो खरीदें, हम कैसे खरीदेंगे, उनका समाधान कैसे निकले, उनके बारे में कौन सोचेगा? जी जी, मैं आपका जवाब देता हूँ। केशव जी, हम तो कह रहे हैं धान होता है, जो बारीक धान होता है, अरे इसको समझाओ यार केशव जी। मैं आपसे भाई अपनी बारी में बोलो। अत्रे साहब ऐसा कर लेते हैं, मैं एक बार उनकी बात ले लेता हूँ, उनका सवाल भी हो जाएगा, फिर आप जवाब दे दीजिए। नहीं, ये जो आपने सवाल पूछा बड़ा वाजिब है, इसका जवाब दे दूँ, बिल्कुल पूछते लीजिएगा। ठीक है, बोलिए। देखिए दो चीजें, जो बासमती या बारीक धान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो व्यापारी खरीदता है, व्यापारी कौन खरीदता है मैं पहले बता दूं। अब व्यापारी कहता है कि साहब, आड़ती कहते हैं कि साहब हमने स्ट्राइक कर दी है, क्योंकि आड़ती ये मान के चल रहा है कि जब तक बतौर मिडलमैन हम बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो राइस मिलर या एक्सपोर्टर जो है इस बारीक धान को नहीं खरीदेगा, और ये एक जरिया होता है सरकार के ऊपर दबाव बना। लेकिन दबाव सरकार के ऊपर बना नहीं, क्योंकि सरकार को पता था कि ये राजनीतिक मंशा के तहत हो रहा है, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा है कुछ लोगों का। तो क्या किया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे जो स्वयं व्यापारी है, आपकी जानकारी के लिए बता दो, उनकी खुद की आड़ की दुकान है, वो जो स्वयं व्यापारी है उनको प्रमोट किया गया कि आप दूसरी तरफ से धरने पे बैठ जाइए और आप कहिए कि जल्दी खरीद शुरू कीजिए, क्योंकि अगर हमारे दबाव में नहीं आ रही सरकार तो शायद आपके दबाव में आएगी। उधर से आप खरीद की बात कीजिए, इधर से हम खरीदेंगे नहीं। तो ये सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से जो काम करने की कोशिश हो रही है, इसमें किसान की कोई चिंता नहीं है, किसान की कोई फिक्र नहीं है। अरे भाई, किसान की फसल आ रही है, किसान अपने 6 महीने की मेहनत को लेके आएगा, कम से कम उसकी फिक्र तो करो। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हो रही है, उसको अगर आप समझेंगे एक गैर वाजिब मांग, ठीक है, जिस मांग का कोई औचित्य नहीं है, मांग कोई है क्या? ई-नैम पोर्टल, जिसका कोई लेना देना नहीं है खरीद से, उसके ऊपर आप हड़ताल करके बैठ गए, तो क्या किसान को पता नहीं आपकी मंशा क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, रजनीश जी जवाब लेता हूँ, फिर मैं स्वामींद्र जी के पास आऊंगा, फिर मैं आ रहा हूँ विद्रोही जी के पास। रजनीश जी रखिए अपनी बात। केशव जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इनकी गलत नीतियों को कोई विरोध करता है तो इनका विरोधी होता है वो। कोई किसान आड़ती नहीं बन सकता क्या? जैसे कह रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी वो आड़ती है, मेरे को नहीं पता वो आड़ती है नहीं है, लेकिन अगर आड़ती है भी तो किसान है तो आड़ती नहीं बन सकता, वो व्यापार नहीं कर सकता वो अपना। और दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जब ये कह रहे हैं कि एक नया पोर्टल दिया है किसान को, उसको ज्यादा फायदा हो, तो हम कह रहे हैं आप उसको माल जो पड़ा है मंडियों में उसको बेचो ना, हमें भी पता लगे कि वो माल कैसे बिकता है। और एक और बात बता दूं मैं आपको, कल इन्होंने सीएम साहब ने एक नया वो फरमान निकाला है कि जो हम फीस कह रहे थे 4% से कम करो, इन्होंने 100 रुपए फिक्स कर दी फीस, वो कि जो नॉन एमएसपी है उसके ऊपर 100 रुपए फिक्स कर दी कि 100 रुपए तो लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ बासमती या 1509 ही उसमें वैरायटी नहीं है, उसकी वैरायटी सरबती भी है, उसकी वैरायटी सुगंधा भी है, उसकी वैरायटी आरएस10 भी है, जो 2000, 2200, बिकती है। अगर उसके हिसाब से उसका फीस लगाया जाए तो वो 5% जाके पड़ती है। तो ये कौन से नए कानून है जो रेट फिक्स करती? पहले रेट होता था, जो इसके फीस होती थी वो होती थी उसके रेट के ऊपर, क्या रेट बिकी है। अब इन्होंने 100 रुपए फिक्स कर दी। बताओ, ये नया कानून लेके आए हैं सरकार में, ऐसे नए कानून लेके आते हैं ये? ठीक है,
मैं इसका जवाब लूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं स्वामींद्र जी। सारी बातों को देखें तो अब किसान बीच में पिसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बात केवल सरकार के ऊपर नहीं डाली जा सकती है। भाई ये कोई पहली बार तो है नहीं जब 15 जिलों की खरीद सरकार नहीं करेगी, कभी से नहीं करती है। अब आड़तियों की हड़ताल जो है, क्या वही सबसे मेन समस्या है आज की तारीख में किसानों के लिए? क्योंकि उनकी मेहनत सड़ रही है, सब बर्बाद हो रही है। स्वामींद्र जी, मेरा सवाल आपसे है सर। इसने देखा। जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ, अब सुनाई दे रही सर, बोलिए। आप ये देखिए किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि किसानों का मुद्दा ही नहीं है, और किसान का मुद्दा नहीं तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। और फिर किसान सड़कों पे क्यों आए? मंडियों में अनाज के साथ जिसका खराब हो रहा है। आप बताइए, हरियाणा प्रदेश में इनकी सरकार को 7 साल से ऊपर हो गए और इनको अभी तक नहीं लगा पता कि हरियाणा प्रदेश की अधिकांश मंडियों में शेड नहीं है। इन्हें अभी तक नहीं लगा पता कि अधिकांश मंडियों में तरपाले नहीं है। इन्हें ये अभी तक नहीं लगा पता कि इनकी कोई भी मंडी ऐसी नहीं है जो हर वर्ष डूबती नहीं है। इन्होंने अभी एक अंबाला में एक मंडी बनाई है हाईवे के ऊपर। अगर आप अंबाला की मंडी को देखें जो अभी 2017-18 में बनी है, उस मंडी को आप देखेंगे जाकर, वो मंडी भी डूबती है। तो आप समझ सकते हैं किसान की सहूलियत के लिए काम नहीं करते, ये चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, उनके फायदे के लिए काम करते आपको नजर आएंगे। आप ये देखिए, सरकार ने जो आपकी आवाज चली गई है। लगाए, किसान ने 15 जून के बाद लगाया। हाँ। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए स्वामी जी, अब आ रही जी। तो आप ये देखिए कि किसान ने 15 जून के बाद अपनी फसल लगाई। अब 15 जून पर किसान ने फसल लगाई, अत्रि जी की बात को बड़ी कर देते हैं, तो उसके मुताबिक तो 90 दिन बन जाते हैं। तो 90 दिन बन जाते हैं तो 15 सितंबर से इनको शुरुआत करने में क्या समस्या है? अरे भाई, और वो तो अब कह जो रहे कल हैं कि हम सहमति खरीद बनी करते है ही नहीं सरकार है। के साथ, वो 1509 के लिए नहीं बनी है। मैं वही तो पूछ रहा हूं कि कोई मुहूर्त निकाल रखा है? इनका मुहूर्त खराब हो जाएगा। भाई, किसान की फसल तैयार होगी, देश के लिए तैयार होगी। और देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अतिक्रमण अनाज देना है। देश के जो पीडीएस के ऊपर आधारित है, जो लोग राशन कार्ड के ऊपर आधारित जो लोग हैं, उनको अनाज पहुंचाना है। आपकी बात ठीक है, लेकिन आपकी बात ठीक है, क्यों नहीं करना? आपकी बात ठीक है जब एक ही किसान को फसल देनी हो। भाई, एक किसान को फसल देनी है, वो 5 दिन पहले लिया है तो सरकार खरीद लेगी। लेकिन ये तो बहुत मेजोरिटी में आ गए ना। अब कोई स्कूल में आकर बच्चा ये कहे कि 7 बजे का स्कूल है, मैं पौने 7 पर आ गया, तो टीचर पहले आए, 7 बजे का क्या मुहूर्त है? सभी स्मूथली चलते रहे, इसीलिए तो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। अब जो किसान पहले आ रहे हैं उन्हें जागरूक होना चाहिए इस बात के ऊपर। मैं वही आपसे केशव जी, ये जो बीज उपलब्ध कराया है भारत सरकार ने कराया है, और भारत सरकार के द्वारा ही भारत की मंडियों में बीज बिकता है। ये BT5 नहीं है, ये बांग्लादेश से लाया बीज नहीं है। और सरकार ने खुद कहा कि इतने दिन की वैरायटी है। जब इतने दिन की वैरायटी तो पकेगी, तो पके हुए धान को किसान खेत में कैसे रख सकता है? ये बताइए आप। किसान के कंबाइन ने बताया था ना, कंबाइन खेतों में तब चलेगी जब वहां पे उपलब्धता होगी। आज बरसात पड़ी हुई है, वहां पे पानी में कंबाइन नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं चलती साहब। पर 10 दिन से पहले आप बताइए कि हरियाणा प्रदेश में कहां बरसात हो रही थी? पूरे हरियाणा प्रदेश के 2 महीने हो गए लगातार बरसात ही नहीं हुई। तो जब किसान की फसल तैयार हो चुकी है, आपको लेने में समस्या क्या है? ये गरीब आदमी का अनाज है, उस कार्ड ये सवाल वाजिब है, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास पहले आ रहा है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, रखिए अपनी बात सर। सबसे पहले तो अत्रे जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से तो सुन ले। मैंने ये कब कहा कि हाई कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए था? मैंने ये कहा है कि हाई कोर्ट ने चाहे PIL के माध्यम से इंटरवीन किया, चाहे श्वेत संज्ञान से किया, सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि उसको जरूरत क्या थी हाई कोर्ट को इंटरवीन करने की, यदि सरकार वार्ता के द्वारा हल निकाल लेती। मैंने ये बात कही थी। और दूसरी बात, अब अत्रे जी सरकार में मैं मानता हूं, पर वो मानते हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, जैसे भाजपा के लोग समझते हैं, दूसरों को कुछ मालूम ही नहीं। मैं मान लेता हूं हम तो अज्ञानी हैं और अत्रे जी बड़े विद्वान हैं, हम तो खेती भी नहीं जानते। अत्रे जी कह रहे हैं कि मैं भावांतर योजना को नहीं समझता। अरे अत्रे जी, जब मैं कोई बात कह रहा हूं तो कोई
बात के कारण ही तो कह रहा हूँ। पिछले साल से बाजरा भावांतर योजना के तहत रख दिया था, अब इस साल वो रखेंगे या नहीं रखेंगे? पिछली बार ट्रायल में रखा था, अब वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। और पिछली बार बाजरे का भाव था 2250 रुपए और सरकार ने भावांतर भाव दिया 1750 रुपए और बोला 500 रुपए का गैप हम देंगे, जबकि मंडियों में बाजरा पिटा 14 से 1350, 1500, किसान को घाटा हुआ 750 रुपए का और भावांतर सरकार ने दिया 500 और वो भी पूरा नहीं दिया। किसी को कहा तुम्हारा ज्यादा हो गया, किसी कह दिया तुमने तुम्हारा सही पोर्टल पे नाम नहीं था, वो भी सबको नहीं मिला, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण पूछा था। और दूसरी बात, अब बार बार अत्रे जी कहते हैं, कल भी मेरे साथ एक चैनल पे कह रहे थे कि अनिवार्य नहीं है। अरे अत्रे साहब, पहले आप अपने केंद्रीय कृषि मंत्री से पूछ लीजिए, क्या तो आपका केंद्रीय कृषि मंत्री झूठ बोल रहा है? क्या आपका स्टेट कृषि मंत्री झूठ बोल रहा है? वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भी सरकार ने फैसला किया है कि जो जितना भी अनाज है, जो भी अनाज मंडियों में बिकता है, जो एमएसपी के तहत सरकार नहीं खरीदती, वो सारे अनाज को खरीदने के लिए पोर्टल पर ई ट्रेडिंग पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए उन्होंने तर्क दिया कि हम ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि सरकार को पता चल सके कितना अनाज पैदा हुआ, कितना खरीदा, पूरा रिकॉर्ड रहे, इसलिए ई पोर्टल हम अनिवार्य कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं ई पोर्टल अनिवार्य नहीं है। झगड़ा इसी बात का है, जिस बात का झगड़ा है कि भाई ई पोर्टल अनिवार्य मत करो, उसको ये मानने को तैयार नहीं है। अगर सरकार कह रही है कि पोर्टल जरूरी नहीं है तो कह दिए, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री कह दे कि नहीं है जरूरी, तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जो धान जो बिकेगा, जो सरकार नहीं खरीदती, उस पर कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि 50 रुपए मंडी टैक्स होगा और 50 रुपए एचआरडी टैक्स होगा। 1 क्विंटल पर 100 रुपए टैक्स लगेगा। इस पर झगड़ा है। तो बात को समझने की बजाय, बात को सुलझाने की बजाय आप उसे उलझाना चाहते हो। आपकी मर्जी है, सत्ता अहंकार में आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, और सुनना चाहते हो तो तर्कसंगत जवाब नहीं देना चाहते, और हर एक की कही हुई बात का मनमाना आप व्याख्या करना चाहते हो। कम से कम जिसने जो कहा है व्याख्या वही तो कीजिए और उसका सार्थक जवाब दीजिए। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप आड़तियों से बात करेंगे तो समस्या का समाधान निकल जाएगा। ठीक है। और ये जो बात है पहले अनाज खरीदने की, ये स्वाभाविक है, ये हर साल की समस्या है, ये हमारे सरकार के समय भी समस्या थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आज की समस्या है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई ये भाजपा राज में ही समस्या उठी है। ये समस्या जब से नई वैरायटीज आई हैं तब से उठ रही है। अब उसका कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा सरकार। नई वैरायटी के लिए अगर 5 दिन पहले कर देंगे, 10 दिन पहले कर देंगे तो सरकार का क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है। सरकार तो अपने तय मापदंडों पर खरीद करेगी। ठीक है, प्रवीण अत्रे खरीद शुरू कर दो। कोई 1 क्विंटल आए, 2 क्विंटल आए, खरीद लो। ठीक है विद्रोही जी, मैं जवाब लेता हूँ, आपके सवालों का जवाब लेता हूँ और स्वामी इंद्र जी के भी सवालों का जवाब लेता हूँ। देखिए, ऐसा है केशव जी, पहले तो विद्रोही जी ने इस बात पे एतराज किया कि हाई कोर्ट को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। ये शब्द विद्रोही जी ने नहीं बोले। मेरा निवेदन है, जब डिबेट खत्म हो जाएगी, विद्रोही जी एक बार दोबारा से सुनेंगे अपनी लाइनों पर जो उन्होंने बोली थी, उनको पता लग जाएगा उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया या नहीं। अरे भाई, अरे विद्रोही जी सुन लीजिएगा, अरे सुन लीजिएगा विद्रोही जी, हाँ मांगनी पड़ेगी, आप सुन लीजिएगा एक बात। दूसरा, विद्रोही जी ये कह रहे हैं कि कृषि मंत्री ने ये कहा कि पोर्टल कंपलसरी, उस पे देखिए, मैंने शुरुआत में केशव जी आपको याद होगा ये बात कही थी कि कुछ लोग जो है झूठ बड़ी साबगोई से बोलना शुरू कर। जेपी दलाल जी ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो किसान पोर्टल पे अपलोड करेगा सरकार उसी की फसल खरीदेगी। ये विषय था एमएसपी पे जो सरकार खरीद करती है। जो हरियाणा सरकार ने मेरी फसल में नाम का पोर्टल बना रखा है, वो उसके बारे में बात कर रहे थे, ना कि ई नैम के बारे में। क्योंकि ई नैम एक और बड़ा है, ये तो विद्रोही जी तो बड़े पुराने हैं, बड़ी जानकारी रखते हैं सरकार किस तरह से काम करती है। कोई नोटिफिकेशन सरकार का जारी हुआ, सरकार ने कोई आदेश जारी किया रिटर्न में, कह रहे हैं कि फलाने कह दिया। भाई ऐसा मत बोलो, झूठ बोल के आप जो भ्रम पैदा करते हो उससे किसान भाइयों का भी नुकसान होगा विद्रोही जी। अगर आप वो मना कर रहे हैं, सच बोलिए, वो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ।
आप सुनिए, अरे विद्रोही जी बीच में ना बोलिए, वो पता क्या होता है, मैं सवाल भूल जाता हूँ भाई, बीच में ना बोलिए। अरे सुनिए, अरे विद्रोही जी बीच में ना बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा, जैसे पहले बोल रहे थे अपनी बारी में बोलिएगा। अब दूसरी बात, यहाँ पे इंद्र जी कह रहे थे कि देखिए अधिकांश मंडियों में शेड नहीं। चलिए मैं उनकी बात को मान लेता हूँ कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे होंगे, लेकिन अगर अधिकांश मंडियों में शेड नहीं है तो इसका मतलब कांग्रेस की सरकार के दौरान भी शेड नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने शेड उतार दिए। तो क्या एक बार भी गुरनाम सिंह चिड़ूनी या स्वामी इंद्र ने इस बात के लिए कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई हड़ताल, कोई मांग कांग्रेस की हुड्डा सरकार से की थी कि साहब मंडियों में शेड नहीं है? क्या थी? एक बता दीजिए। गुरनाम सिंह चिड़ूनी उस दिन धरने पे बैठ गए थे इस मांग को लेके कि मंडियों में शेड नहीं। और एक और आपको जानकारी दे दूं, स्वामी इंद्र तो जानते होंगे, गुरनाम सिंह चिड़ूनी ने 10 साल की हुड्डा सरकार में एक भी धरना प्रदर्शन नहीं किया। उससे पहले जब चौटाला साहब की सरकार थी तब वो शुगर मिल के सामने बैठते थे, या फिर जब बीजेपी की सरकार आई है तब उन्होंने शुरू किया है। 10 साल वो कहाँ गायब गए? तब क्या शेड नहीं थे, क्या शेड थे? इस बात का जवाब दे स्वामी इंद्र। कुछ भी बोलने से काम नहीं चलेगा ना। अब दूसरी बात देखिए, जो एमएसपी पे खरीद प्रणाली की जिसके बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, और मुझे वही बात कह रहे हैं विद्रोही जी, वही बात कहते हैं स्वामी इंद्र जी, जब हम ये बात, अरे भाई अरे बीच में क्यों बोलते हैं? आपको परेशानी क्या है? अरे भाई आपको परेशानी क्या है? मैं जब अपनी बात बंद करूंगा बोलिएगा, अब बोलिएगा। अरे स्वामी इंद्र ऐसा है, मैंने नहीं कहा, मैंने तो आपकी बात स्वीकार कर ली। मैंने तो स्वामी जी आप सभी तो कर नहीं रहे होंगे ना, तो मैं तो इतना पूछा है। अब देखिए जो बात हो रही है, स्वामी इंद्र बार बार एक बात कह रहे हैं कि प्रदीप जी की बात को मान लेते हैं तो इनको 15 तारीख को खरीद शुरू कर देनी चाहिए थी। जिस बारीक अनाज की एमएसपी पे खरीद नहीं होती, जिसकी खरीद प्राइवेट प्लेयर करता है, उसके लिए आप सरकार को कह रहे हो कि सरकार बाध्यकारी है, उसकी खरीद करे। नहीं, सरकार व्यवस्था के लिए बाध्यकारी है। 1509 की बात नहीं कर रहा आपसे। अभी जो सहमति हुई है सरकार के साथ, आप बताइए ना किसको लेके हुई है यार? मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? आप मुझे बीच में क्या साबित करना चाहते हैं? लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जब एक तारीख का, अरे भाई बीच में मुझे बताइए बात पूरी हो जाती है, मैं काउंटर क्वेश्चन भी कर लूंगा उनसे। देखिए अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार 1 अक्टूबर को खरीद शुरू होगी, ये निर्णय जो है क्योंकि सरकार निर्णय करती है केंद्र सरकार के खरीद तब शुरू होगी। अगर प्रदेश सरकार को ऐसा लगता है कि फसल जल्दी पक रही है, जल्दी पक सकती है, जल्दी आ सकती है, तो प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से निवेदन भी करती है कि आप अब की बार खरीद थोड़ा जल्दी शुरू कर दीजिए। पंजाब में भी 1 अक्टूबर को खरीद होगी, हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को खरीद होगी। क्या पंजाब में किसानों ने कोई धरना प्रदर्शन कुछ किया कि जी 1 अक्टूबर से पहले कीजिए? मेरे कुछ सवाल है। जो ये राजनीति हो रही है, जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति के वसीभूत ये काम हो रहे हैं, जब हमें पता है कि मौसम जिस तरह से है, जिस तरह की परिस्थिति है, 1 अक्टूबर के बाद ही किसान की फसल मंडियों में आनी शुरू होगी, इसलिए केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर का निर्णय लिया और 1 अक्टूबर से सरकार खरीद शुरू कर देगी। लेकिन कुछ लोग केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उतर्क कर करके ये बात कहे कि साहब फला जगह 1509 आ गई है, फला जगह हाइब्रिड आ गई है, वहां से आप वो एक ढेरी खरीद लीजिए जो सरकार जिसके नहीं खरीद। ये केवल राजनीति का वसीभूत हो रहा है। ठीक है अत्रे साहब, एक सवाल और है। कल जेपी दलाल साहब ने कहा था कि अगर आड़ती नहीं मानते हैं तो हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी करेंगे। इस वैकल्पिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय था? देखिए मैं बताता हूँ वैकल्पिक व्यवस्था। आपको याद होगा जिस वक्त सरकार ने निर्णय लिया था 2018 में कि हम किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में डालें, तब आड़ती भाइयों ने इसी तरह से हड़ताल करके ये कहा था कि जी आप डायरेक्ट पैसा मत डालिए, किसान के खाते में चला जाएगा तो हमारे पैसे की रिकवरी नहीं होगी। उस वक्त जिनका ये आपसे चोली दामन का साथ है, इनको उस वक्त किसान चोर नजर आ रहा था जो इनका पैसा मार लेगा, इसलिए वो चाहते नहीं थे उनके खाते में पैसा चला। तब सरकार ने कहा था 2 बार समय देने के बाद कि अगर अब आपने हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो हम दूसरे लाइसेंस इशू करके अन्य लोगों को लगाएंगे कि वो खरीद करें। तो यही वैकल्पिक व्यवस्था होती है। अधिकारियों की ड्यूटी लग सकती है, नए लोगों को लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं, जो लोग इस व्यापार में आना चाहते हैं उनको लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं। लेकिन कोई आदमी इसलिए केवल ड्रामा करना शुरू करे कि मैं कांग्रेस का सिंपैथाइजर हूं, मुझे हुड्डा साहब को खुश करना है, हुड्डा साहब के इशारे पे मुझे धरने में बैठना है, ऐसा तो नहीं चलेगा। क्योंकि जब किसान के लिए कोई योजना आती है, किसान के फायदे की बात होती है, तभी क्यों इनको धरना प्रदर्शन याद आती है? ठीक है, तभी इस तरह की हड़ताल क्यों याद आती है? एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। नहीं बर्दाश्त करेगी सरकार। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं। रजनीश चौधरी जी से शुरुआत कर रहा हूं। रजनीश जी,
सरकार के प्रति विशेष तौर पर लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। वो कह रहे हैं कि पंजाब में इस तरह की कोई चीज नहीं हो रही, यहाँ पर राजनीति की जा रही है। इस पर कमेंट करते हुए अपना फाइनल कमेंट दीजिए सर। केशव जी, जो पंजाब में सोइंग और जीरी लगती है वो थोड़ी लेट लगती है यहाँ से, यहाँ पर जल्दी लगती है। और दूसरा, मैं इनके अत्रे जी की बात में बताना चाहता हूँ कि ये कहते हैं ना कि हमें किसान वो लगता है हमारे पैसे मार लेगा। हमने ये नहीं कभी बोला, हमने ये बोला किसान के ऊपर छोड़ दो कि वो पैसे सीधा लेना चाहता है या हमारे थ्रू लेना चाहता है, उसके ऊपर जो छूटती है जबरदस्ती करते हैं। और मैं विद्रोही जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर ई नेम ये नहीं कहते हैं लागू नहीं करेंगे तो बोल दो एक बार मुख्यमंत्री कि हम नहीं लागू करेंगे, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उसको जब ये लागू नहीं करना चाहते। अगर नहीं लागू करना चाहते तो ये गेट पास क्यों काटते हैं ई नेम का? मंडी में एंट्री होते गेट पास क्यों काटते हैं ई नेम का? जिसको बेचनी होगी ई नेम का गेट पास कटवा लेगा, जिसको नहीं बेचनी होगी तो नहीं कटवाएगा। ये सबको बरगलाते हैं यहाँ पर बैठ के, ये कुछ नहीं करते। और जो आप ये कह रहे हैं ना कि मंडी का गेट पास क्या कर देगा उसमें? मैं 3 बार बोल चुका हूं, जल्दी पकती है उसकी खरीद क्यों नहीं करते ये? ठीक है सर। केशव जी, ये जो गेट पास की बात कर रहे हैं, ई नेम पोर्टल के जरिए अगर किसान अपनी क्रॉप चाहे वो कुछ भी है अगर वो अपने घर से बेच देगा तो क्या कर लेगा गेट पास? ये तो बार बार गेट पास का नाम लेते हैं ना, ये भी एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है। गेट पास केवल जरिया है रिकॉर्ड रखने का कि मंडी में क्या आया क्या गया। और आपको जानकारी होगी कुछ लोगों ने जब ये व्यवस्था शुरू की थी शुरुआत में, अरे सुन लीजिए भाई, रजनीश जी आप ही की मंडी में हुआ था, रजनीश जी आप ही के मंडी में हुआ था, बता देता हूँ। जब ये व्यवस्था, अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे भाई सुन लो यार, अरे रजनीश जी आप इस गेट पास व्यवस्था को जब शुरू किया था कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि इसमें भी किसी तरह से गड़बड़ कर ली जाए। ये केवल पारदर्शिता का जरिया है, केवल पारदर्शिता का जरिया, ये पूरी पारदर्शिता है सर। स्वामी इंद्र जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ फिर विद्रोही जी सुनेगा। ठीक है प्रवीण जी, समय थोड़ा सा कम रहता है। स्वामी इंद्र जी फाइनल कमेंट दीजिए। ये पारदर्शिता का जरिया रजनीश जी, और मुझे पता कि लोगों को तकलीफ है, जो लोग बाहर से माल लाके बेचते हैं लोगों को तकलीफ है, जो बाहर से सस्ता अनाज लाके एमएसपी पे बेच देते हैं उनको तकलीफ है। वो पीआर किसान की धान मंडियों में पड़ी हुई है, उसको सरकार उठान करेगी, भले ही उसका गेट पास व उसकी पर्ची बाद में दी जाएगी एक तरीके के बाद। यानी सरकार इस बात को मानी और सरकार ने देखा कि हरियाणा की तमाम मंडियों के अंदर मोटा धान आया हुआ है, किसान का पीआर आया हुआ है, वो पीआर जो है गरीब गुरबे का अनाज है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार को जब मालूम है कि देश के प्रदेश की मंडियों के अंदर पीआर का धान आ रहा है, वो अनाज खुले आसमान में पड़ा खराब हो रहा है, तो क्या सरकार ईमानदारी से बताए कि ये गला सड़ा अनाज गरीब गुरबे की थाली में सरकार पहुंचाने का काम करेगी? ठीक है सर। क्या किस गरीब आदमी का वेद प्रकाश जी अनाज खाने का अधिकार नहीं है? नहीं, सरकार किसानों और मजदूरों के साथ दोहरी नीति अपनाने का काम कर रही है। वेद प्रकाश जी, हाँ देखिए अत्रे जी बात को घुमा रहे हैं। ई पोर्टल अलग है, मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है केवल किसानों के लिए। और जिस बाइट से आपने दलाल साहब को उद्धृत किया था वैकल्पिक व्यवस्था का, उसी बाइट में उन्होंने बताया था कि हम ई ट्रेड तो ये आड़तियों को क्यों कह रहे हैं कि सबको करवानी पड़ेगी, आप उसको सुनवाना। और 14 जुलाई को जो बंगलोर के अंदर देश भर के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसका भी आप ब्यौरा जुटाना आयुष जी, और अगली बार कभी जब मौका मिले तब रखना। और मैं कोई बात हवा में नहीं कहता, बिना तथ्यों के नहीं कहता, गुमराह करने के लिए नहीं कहता, अपनी बात कहता हूं, डंके की चोट कहता हूं। ठीक है, सरकार का स्पष्ट फैसला है, वो देर से लागू होना है कि एमएसपी से बाहर जितनी फसल है वो ई पोर्टल के द्वारा खरीदी जाएगी, और इसके पीछे प्रवीण जी जल्दी से को लागू करना है, बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। ठीक है, ये जितनी जोर से झूठ बोल रहे हैं ना चिल्ला चिल्ला के, बहुत से किसान जो छोटे किसान होते हैं वो अपनी गेहूं जो है चक्की पे बेच देते हैं। जो छोटे स्तर पे चक्की और या फ्लोर मिल का छोटे स्तर पे काम करते हैं उनको सीधा बेच देते हैं। क्या करने का ये पोर्टल उसके लिए? ठीक है सर, ये किस तरह का झूठ बोल रहा है? ये ऐसा ठीक है सर, सरकार ने किया ही नहीं। ठीक है सर।